आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में खिलजी वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने गुलाम वंश के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के गुलाम वंश के वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को भाई प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, ठीक है। हम आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और 1320 में खिलजी वंश का पतन हो जाता है। खिलजी वंश भारतीय सल्तनत काल के इतिहास में सबसे कम समय तक चला था, लेकिन इसका जो नाम आता है, इसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पढ़ा जाता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, जिसे भारत का सिकंदर और सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी। मतलब उसे भारत का सिकंदर कहा जाता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था, उसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसका मूल नाम मलिक खिलजी था। यह पहले गुलाम वंश के समय में ही गुलाम वंश के अधीन ही नौकरी कर रहा होता है। तो क्या होता है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स की हत्या कर देता है और कैकूबाद को चादर में लपेट कर, जो शमसुद्दीन कैमर्स के पिताजी होते हैं, उन्हें चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक देता है यमुना नदी में। इसके बाद में क्या होता है कि दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करता है और यह अपनी राजधानी किलोखरी को बनाता है। किलोखरी जो बलबन द्वारा बनाया गया एक महल था, वहीं पे अपनी राजधानी बनाता है। इसकी उपाधि शाइस्ता खां की थी, जो यह उपाधि इसे बलबन द्वारा दी गई थी। देखिएगा, इसके शासक बनने से पहले इसके जो पूर्वज थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे, वो तुर्की मूल के थे और इल्तुतमिश के समय में ही आकर इल्तुतमिश के दरबार में नौकरी कर ली थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो उच्च पदों पर पहुंचने लगे थे, जिनमें अगला व्यक्ति होता है जिसका नाम मलिक खिलजी होता है, जो शासक के अमीर वर्ग पर पहुंच जाता है। तो वही बाद में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। जब ये शासक बना था तब ये एक वृद्ध था, बूढ़ा हो चुका था। इसकी लगभग 76 एज उस समय हो चुकी थी। तब ये कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मेरी रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ये बात ये कहा करता था। यह एक निरंकुश उदारवादी शासक था। इसके समय में बहुत से विद्रोह हुए थे। जब ये 1290 में शासक बना था, बहुत से विद्रोह हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विद्रोह कड़ा मानिकपुर का था। तो कड़ा मानिकपुर का विद्रोह उस समय मलिक छज्जू ने किया था। मलिक छज्जू गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। मलिक छज्जू जो था वो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। तो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। तो मलिक छज्जू को पहले तो वो गिरफ्तार करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बाद में उसे छोड़ देता है। तो बताया जाता है दिल्ली सल्तनत का पहला उदार शासक था। अब हम बात करते हैं आगे की। इसके समय बहुत से मंगोल आक्रमण भी हुए थे, जिनमें मंगोल आक्रमण हुए थे, जिसमें चंगेज खां के पौत्र हलाकू खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। तो इसने क्या किया था कि मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था और हलाकू ने भारत में ही रह कर के इस्लाम धर्म कबूल कर दिया था, जिस वजह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हलाकू खां को उलूग खां की उपाधि दी थी और अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी थी। जब ये मंगोल भारत में इस्लाम कबूल करके दिल्ली के समीप मुगदलपुर नामक जगह पर निवास करने लगते हैं, तो उस जगह को नवीन मुसलमान स्थान के नाम से, या उन मंगोल लोगों को नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि ये इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसके समय में सबसे पहले दक्षिण भारत के अभियान किए गए, जिसमें इसका भतीजा जो होता है, जिसका नाम अली गुरसाहिब समूल्लाम्प होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से अगला शासक बनता है, वो दक्षिण भारत में अभियान करता है। इसकी बिना इजाज़त से, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बिना इजाज़त से अलाउद्दीन खिलजी
दक्षिण भारत का अभियान करता है। उस समय दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव होते हैं। वो पहले युद्ध में हार जाते हैं और बाद में ये क्या करता है, उनसे बहुत सारा धन ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी और उनसे संधि कर लेता है। ये बात जब सुल्तान को पता लगती है, मतलब जलालुद्दीन फिरोज को, खिलजी को पता लगती है, तो ये इस बात से क्रोधित हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से और अपना बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। तो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चालाकी से उन्हें पत्र लिखता है और ये कहता है कि जो धन हम लूट के आए हैं वो सब धन आपको हम दे देंगे, आप हमसे मिलने आए कड़ा मानिकपुर। तो कड़ा मानिकपुर वर्तमान इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है उसे वर्तमान में। तो वहाँ मिलने जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मिलने जाता है, वहाँ पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर देता है 1296 में। 1296 में हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में स्वयं को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित करता है। तो अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बनता है और यह सिकंदर ए सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। इसका मूल नाम अली गुरसाफ्स होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, यह भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाए थे। इसने अपने समय में मतलब दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसीलिए इसे भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। इसकी उपाधि सिकंदर ए सानी तथा सिकंदर द्वितीय की थी। इसका मूल नाम अली गुरसाफ्स था, जैसे कि हम बता चुके हैं। इसके समय में 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे और 6 बार भी मंगोल आक्रमण कैसे हुए, असफल हुए। मतलब यह युद्ध में मंगोलों को पराजित कर देता था। इसके 2 बहुत ही बड़े ख्वाब थे, जिनमें पहला सपना था विश्व विजेता बनना। तो विश्व विजयी अभियान बनने से पहले इसने सिकंदर के सम्मान में विश्व विजयी अभियान जो था वो त्याग दिया। मतलब ये कहा, हम सिकंदर का सम्मान करते हैं इसलिए हम विश्व विजयी अभियान नहीं चलाएंगे। दूसरा ख्वाब था नए धर्म की स्थापना करना। वो इसलिए त्याग दिया क्योंकि इसका मित्र था अलाउल मुल्क, उसके कहने पर इसने दूसरा ख्वाब भी त्याग दिया था। ठीक है। इसके समय बहुत से विद्रोह होते हैं, जिनमें 4 विद्रोह प्रमुख होते हैं, जिनमें नव मुस्लिम विद्रोह होता है। ये नव मुस्लिम विद्रोह जालौर के क्षेत्र में होता है। इस विद्रोह में इसका भतीजा भी मारा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और साथ साथ इसके सेनापति नुसरत खां का भाई भी मारा जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला विद्रोह होता है इसके भतीजे द्वारा, अकत खां के द्वारा किया जाता है। ये बदायूं के क्षेत्र में किया जाता है, बदायूं अवध के क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद में अगला विद्रोह होता है मंगू खां का विद्रोह, ये भी अवध बदायूं के क्षेत्र में होता है। ठीक है। अगला विद्रोह होता है हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला का जो विद्रोह होता है ये दोआब के क्षेत्र में होता है। तो ये इन विद्रोहों को मतलब इसने देखा कि समय समय पर विद्रोह होते रहते हैं, तो विद्रोहों को दबाने के लिए इसने कुछ नए उपाय किए। वो उपाय क्या थे? इसने क्या किया, धनी व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया कि जहाँ पर विद्रोह के आसार लग रहे हैं, आशंका लग रही है, वहाँ पर ये कहा कि जो पैसे वाला व्यक्ति, धनी व्यक्ति हो, उसकी क्या करो, प्रॉपर्टी है वो पूरी जब्त कर लो। दूसरा इसने काम क्या किया, गुप्तचर विभाग की स्थापना है। तीसरा क्या किया, जो अमीर वर्ग, अमीर मतलब जो सुल्तान के आसपास रहने वाले लोग, मतलब सुल्तान के सलाहकार और सब लोग जो थे, उनसे अच्छे संबंध स्थापित किए, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये सभी संबंध स्थापित किए। और मदिरापान पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब शराब पर, मतलब धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद हम इसकी विजय अभियान के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। इससे पहले जो भी सैनिक शासक आए, उन्होंने भारत में स्थायी सेना नहीं रखी। जब युद्ध का टाइम होता था तब सेना
रख ली जाती थी, मतलब सेना की भर्ती कर ली जाती थी, लेकिन कुछ रिजर्व जो सैनिक पहले रखते थे। लेकिन इसने क्या किया, स्थायी सेना बनाई और भारत की सबसे बड़ी सेना बनाई, ठीक है। और सैनिकों की हुलिया प्रथा का प्रचलन किया, जैसा कि हमने बताया है, सैनिकों की हुलिया प्रथा। हुलिया का मतलब ये है सैनिकों का एक ड्रेस कोड, ड्रेस यूनिफॉर्म कोड बनाया, जिससे ये पता लगता रहे कि ये हमारे सैनिक हैं। ड्रेस हुलिया प्रथा की शुरुआत की। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, इसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। घोड़ों के लिए दाग प्रथा की प्रचलन की, मतलब घोड़ों पर ऐसा दाग लगाया जाए जिससे ये पता लगे कि हमारे घोड़े हैं, हमारी सेना के घोड़े हैं। तो ये दाग प्रथा की शुरुआत की। इसके विजय बयानों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारतीय विजय बयान और दक्षिण भारतीय विजय बयान। तो हम उत्तर भारतीय विजय बयान की अभी बात करते हैं। उत्तर भारतीय विजय अभियान से पहले इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। तो गुजरात में उस समय बघेल वंशीय शासक रायगढ़ का शासन होता है, जो जिसकी राजधानी अनिलवाड़ होती है। तो जब इसकी आक्रमण के समय वो क्या करता है, अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है और देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ पर जाकर के शरण लेता है। तो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है कमला देवी, इसकी पत्नी होती है कमला देवी। इसे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले आता है और इसके साथ शादी कर लेता है और मुख्य रानी इसे बनाता है। इसके बाद अगला अभियान आता है रणथंभौर का। रणथंभौर के शासक होते राणा हम्बीर देव। जब रणथंभौर पर अभियान होता है तो रणथंभौर के एक कोई मंत्री होते हैं, मंत्री होता है, वो उनके साथ गद्दारी कर देता है, विश्वासघात कर देता है, जिसमें रणथंभौर के शासक राणा हम्बीर देव पराजित हो जाते हैं। और क्या होता है, जब पराजित हो जाते हैं तो रणथंभौर की जो महिलाएं होती हैं वो जौहर व्रत कर लेती हैं, जौहर व्रत कर लेती हैं। इसके बाद में आता है चित्तौड़ विजय अभियान। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह होते हैं, रतन सिंह होते हैं। चित्तौड़ का विजय अभियान जो था उसका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक पद्मावत में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की वजह से किया था। अब वह उनकी सुंदरता को देखकर इतना लालची हो गया था, व्याकुल हो गया था कि वह उनसे पद्मावती से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, चित्तौड़ पर अभियान किया। चित्तौड़ पर अभियान करने से क्या होता है कि 3 महीने तक ये अभियान चित्तौड़ पर चलता है। इस अभियान में राणा रतन सिंह की मौत हो जाती, युद्ध में मारे जाते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, रानी पद्मावती जो होती हैं वो जौहर व्रत करती हैं, सभी महिलाओं के साथ मिलकर के जौहर व्रत करती हैं। इसके बाद वह मालवा पर अधिकार करता है और सीवान जालौर पर अधिकार करता है। इस सीवान और जालौर पर अधिकार करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे दक्षिण भारतीय अभियानों की। इसके दक्षिण भारतीय अभियानों का विजय का श्रेय इसके सेनापति मलिक काफूर को कहा जाता है। अब हम मलिक काफूर के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। मलिक काफूर जो था वो एक हिजड़ा था, जिसका नाम हजार दीनारी था, जिसका नाम हजार दीनारी था। क्या होता है, इसके दक्षिण अभियानों से पहले ही जब ये शासक बनता है उसी समय इसका सेनापति होता है जिसका नाम नुसरत खां होता है, नुसरत खां होता है। वो इसे मलिक काफूर मतलब हजार दीनारी को गुजरात से खरीदता है। यह पहले हिंदू होता है, बाद जब अलाउद्दीन खिलजी के संपर्क में आता है तो मुस्लिम बन जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये एक हिजड़ा होता है जिसका मूल नाम जिसे बाद में मलिक काफूर के नाम से जाना गया। तो दक्षिण भारतीय विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी की जितनी होती उन
विजय अभियानों का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को कहा जाता है। तो जब दक्षिण भारतीय अभियानों में पहला अभियान इसका देवगिरी अभियान होता है, वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। ये देवगिरी के शासक रामचंद्र देव होते हैं, रामचंद्र देव होते हैं, जिनका पुत्र सिंगन देव होता है, जिसे शंकर देव के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है कि मलिक देवगिरी अभियान से पहले एक बार अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का अभियान शासक बनने से पहले भी कर चुका होता है, जिसमें रामचंद्र देव क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उस समय उनका जो पुत्र सिंगन देव होता है वो बाहर होता है, मतलब अपने देवगिरी में नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि जब वो सिंगन देव वापस आता है तो रामचंद्र देव से बात कहता है और वह अपने आप को स्वतंत्र कर देता है। बाद में क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो देवगिरी अभियान चलाता है, जिसमें सिंगन देव युद्ध में पराजित होता है और मारा जाता है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है, जिसका नाम मलिक काफूर होता है, वह वारंगल या तेलंगाना अभियान चलाता है। उस समय वहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव होता है। जब वहाँ पर आक्रमण मलिक काफूर करता है तो इस आक्रमण में प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर पराजित करता है। पराजित होने के बदले में प्रताप रुद्रदेव जो होता है, प्रताप रुद्रदेव जो होता है वो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देता है। कोहिनूर हीरा जो था वो प्रसिद्ध गोलकुंडा की खान से निकला था, जो मलिक काफूर लेकर के वह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को देता है। अलाउद्दीन खिलजी वह हीरा अपनी पत्नी जो रायगढ़ की पत्नी होती हैं उनसे बाद में शादी कर लेता है और अपनी पत्नी कमला देवी को देता है। कमला देवी उस हीरे को हाथ में पकड़कर ये कहती हैं, इस हीरे से पूरी दुनिया 2 वर्ष तक खाना खा सकती है। इस हीरे की कीमत से पूरी दुनिया 2 वर्ष तक खाना खा सकती है। और ये भी कहती हैं अगर इस हीरे को 6 दिशाओं में फेंका जाए, मतलब पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊपर और नीचे 6 दिशाओं में फेंका जाए और इसके बीच में हीरे जवाहरात भर दिए जाएँ, उन सभी हीरे जवाहरातों की कीमत के बराबर इस हीरे की कीमत है, जो कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को देता है। और मलिक काफूर वही हीरा किसे देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और उसी के बारे में, हीरे के बारे में कमला देवी बात करती हैं। बाद में ये हीरा शाहजहाँ के काल में आता है। शाहजहाँ अपने मयूर सिंहासन में जड़ित कराता है और मयूर सिंहासन में जड़ित कराने के बाद में शाहजहाँ मतलब मुग़ल वंश में उत्तरकालीन मुग़ल शासक जब बनते हैं तो मोहम्मद शाह के शासन काल में क्या होता है कि नादिर शाह ले जाता है। नादिर शाह के बाद में ये शाह अब्दुल्ला के बाद पहुंचता है, शाह शुजा के पास पहुंचता है। शाह शुजा इस हीरे को महाराजा रणजीत सिंह को दे देता है। फिर बाद में ये इंग्लैंड में चला जाता है, अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। वर्तमान जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास में है। ठीक है, तो ये वारंगल अभियान करता है। इसके बाद अगला इसका अभियान रहता है होयसल। होयसल की राजधानी होती है द्वार समुद्र, वहाँ अभियान करता है और पराजित करता है। उस समय इसका अभियान क्या, ये पांडे क्षेत्र पर भी, जो दक्षिण भारत का एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है पांडे, वहाँ उस क्षेत्र पर भी अभियान करने की सोचता है। लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में क्या होता है, उस राज्य पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए उस अभियान में ध्यान नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को। निर्माण कार्य की बात करते हैं। यह 1000 खंबा महल का निर्माण कराता है दिल्ली में, सीरी के किले का निर्माण कराता है और हौज खास का निर्माण कराता है। एक हौज खास के निर्माण और हौज खास का निर्माण कराता है। ठीक है, यह कुछ नए विभागों का निर्माण करता है, नए विभागों की स्थापना करता है, जिनमें दीवान वजारत जो वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, वित्त विभाग का काम करता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, वित्त विभाग की स्थापना करता है। ठीक है, दीवान आरिज सैन्य विभाग की स्थापना करता है। दीवान आरिज को सैन्य विभाग कहा गया। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत की सबसे बड़ी सेना इकट्ठी की थी। इसकी सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे, घुड़सवार थे और सैनिक अलग थे।
ठीक, पैदल सैनिक अलग थे। तो सैन्य विभाग की स्थापना करता है। दीवान-ए-ईसा, जिसे शाही सचिवालय कहा जाता है, इसकी स्थापना करता है। ठीक है। दीवान-ए-रसालत मतलब विदेश विभाग की स्थापना करता है। इसके अलावा ये गुप्त विभाग की स्थापना करता है। गुप्त विभाग के अधिकारी को बरीद कहा जाता था, बरीद कहा जाता था। इसने बाजार प्रणाली में सुधार बहुत ज़्यादा किया था। बताया जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके समय में अगर कोई दुकानदार कोई भी वस्तु कम तौलता था तो उतना, जितनी वस्तु कम तौली गई है उतना ही उस दुकानदार का मांस निकलवा कर वो तौलवा देता था। इतना सख्त कानून इसने बाजार प्रणाली में शुरुआत की थी। ये भूमि पैमाइश यंत्र विश्व की शुरुआत करता है। इसके बाद में क्या होता है, यह कुछ नए कर लगाता है, जिनमें चरी कर और घरी कर हैं। घरी कर होते हैं। चरी कर दुधारू पशुओं पर लगाता है, दुधारू पशुओं पर, मतलब जो पशु दूध देते थे, चरी कर उन पर लगाता है। और घरी कर पक्के व बड़े मकानों पर लगाता है, पक्के व बड़े मकानों पर घरी कर लगाता है। ठीक है। इसकी मृत्यु 4 जनवरी 1316 में हो जाती है। बताया जाता है इसकी मृत्यु जलोदर रोग से पीड़ित होने की वजह से हो गई थी। जलोदर रोग, जैसे इसका रोग भी बोला जाता है, जलोदर रोग की पीड़ित होने की वजह से हो गई थी। जब इसकी मृत्यु हो जाती तो इसके बाद अगला शासक शहाबुद्दीन उमर बनता है, जिसके बारे में हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।